अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। बच्चे फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को स्टार्ट करने से पहले हम टर्म क्लियर करते हैं, व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। तो बच्चे देखें, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग विद इन इट इज़ कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। जब हम यह कहते हैं कि सेल का जो लिविंग मैटर होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर इस प्रोटोप्लाज्म को हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास बच्चे है, ये है साइटोप्लाज्म, और सेकंड हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म की हम बात करें तो बच्चे देखें, मैं अगेन डायग्राम बना रहा हूँ। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियस और उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके दरमियान जो रीजन होता है बच्चे उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर क्या होता है, कॉमन कंपोनेंट, सेम कंपोनेंट होता है। दोनों के अंदर जस्ट डिफरेंट किस चीज़ का आता है कि कुछ चीज़ों की प्रेजेंस और एब्सेंस का। जैसे हम बात करें साइटोस्केलेटन की और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज की, तो ये साइटोस्केलेटन और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं। अब बच्चे जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक्वस होता है, ये वाटर कंटेनिंग होता है, और बच्चे इसके अंदर वाइड वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज भी मौजूद होती हैं। जैसे हम बात करें बच्चे राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, तो बच्चे वो भी मौजूद होते हैं। और साथ में कुछ और स्ट्रक्चर, जैसे कि हम बात करें इनसॉल्युबल जो वेस्ट वगैरह हैं, स्टोरी प्रोडक्ट हैं, वो भी सब चीज़ें कहाँ मौजूद होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब बच्चे जो साइटोप्लाज्म है, हम अगेन यहाँ पर बता रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, उनके दरमियान जो रीजन है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अगर हम अमीबा की बात करें तो बच्चे अमीबा का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके टू डिस्टिंक्ट वाजे दो उसके हिस्से होते हैं। जो आउटर होता है वो क्लियर होता है, उसे हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, एक्टो मीन आउटसाइड। और उसका जो इनर पार्ट होता है उसे वो ग्रेन्यूलर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म बोलते हैं, एंडो मीन इनसाइड। तो अमीबा का जो आउटर क्लियर पोर्शन उसे बोलेंगे एक्टोप्लाज्म, और जो इनर ग्रेन्यूलर है उसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे, अगर हम लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम साइटोप्लाज्म की ऑब्जर्वेशन की बात करें, जब इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करेंगे, इट अपेयर्स एज सेमी फ्लूइड क्लॉइड दैट फिल द सेल। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नज़रिए से बच्चे देखेंगे तो जो साइटोप्लाज्म है ये एक सिंपल क्लॉइड नहीं है, बल्कि इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ माइन्यूट, बिल्कुल छोटी छोटी ऑर्गेनेलिज भी होती हैं। और उसके साथ साथ बच्चे इसमें क्या होता है, मैश ऑफ टीनी फिलामेंट द माइक्रोफिब्रिल्स दैट फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ स्केलेटन, जिसे हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं, जो सेल को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। और बच्चे उसके अलावा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में भी क्या करते हैं, ये फिलामेंट उनको हेल्प करते हैं। उसके अलावा बच्चे जो इसके अंदर इन फिलामेंट्स के अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिज भी मौजूद होती हैं। और बच्चे इसके जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होते हैं ऑफ द साइटोप्लाज्म आर थॉट टू बी अटैच टू द साइटोस्केलेटन। तो वो साइटोस्केलेटन बच्चे हमारे पास टू टाइप्स की होती है ना, नेक्स्ट दो चीज़ के कंपोनेंट होते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल और एक माइक्रोफिलामेंट। तो इन साइटोस्केलेटन से साइटोप्लाज्म का ऑलमोस्ट जो हर इंडिविजुअल होता है वो उनसे अटैच होता है। नेक्स्ट बच्चे हम फिजियोकेमिकल नेचर की बात करें तो साइटोप्लाज्म के सॉल्युबल पार्ट को हम साइटोसोल बोलते हैं। और बच्चे इसका जो ग्राउंड जो मैस होता है वो साइटोसोल जो है वही साइटोप्लाज्म का ग्राउंड मैस बनाता है, ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। और केमिकली बच्चे साइटोसोल के अंदर 90% क्या होता है, वाटर होता है। अब बच्चे इसने वो सोल्यूशन बनाना है कि जिसके अंदर जितने भी फंडामेंटल बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ होते हैं, जितने भी मतलब जैसे हम बात करें जितने भी बच्चे हमारे पास जो हैं वो स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं या वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जितने मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं बच्चे, वो सब के सब जो हैं वो कहाँ पर हो रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। और जितने भी लाइफ के इंपॉर्टेंट जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं बच्चे वहीं पर सोल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम फिजियोकेमिकल नेचर के बारे में और बात करें तो बच्चे देखें, अब साइटोसोल के अंदर क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, जो आयन्स होते हैं, वो ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। बच्चे ट्रू सोल्यूशन उस सोल्यूशन को बोलते हैं कि जिसके अंदर तमाम चीज़ें सॉल्युबल होती हैं, कोई चीज़ इनसॉल्युबल नहीं होती, उसे हम ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। और उसमें ट्रू सोल्यूशन के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें सॉल्युबल होती हैं, शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन, डिजॉल्व्ड गैसेज, ये सब सब्सटेंस, ये स्मॉल मॉलिक्यूल ये क्या बनाती हैं, ट्रू सोल्यूशन बनाती हैं।
इस तरह अगर हम लार्ज मालिक्यूल की बात करें जैसे प्रोटीन है तो बच्चे वो क्या बनाती हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। और एक्चुअली बच्चे केमिस्ट्री के अंदर हम कोलाइडल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं कि जिसके अंदर कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल भी हो, लेकिन वो इनसॉल्युबल पार्टिकल का जो साइज होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, मीन बहुत माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे अगर उसके अंदर इनसॉल्युबल पार्टिकल मौजूद होंगे तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर तमाम कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे तो वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। अब कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो बच्चे कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास वो सोल भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है। सोल मीन नॉन विस्कस या लेस विस्कस और जेल मीन विस्कस। और इस तरह बच्चे उस कोलाइडल सॉल्यूशन के विस्कस पोर्शन को, जो गाढ़ा उसका पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोजेल बोलते हैं। अब बच्चे अगेन भी यहाँ पर साइटोसोल और साइटोजेल का बताया गया है कि साइटोप्लाज्म का जो इनर पोर्शन होता है टूवर्ड्स न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की तरफ वाला जो पोर्शन होता है वो लेस विस्कस होता है, वो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। और उस ट्रू सॉल्यूशन बनाने वाले और उस लेस विस्कस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। अब अगर हम पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म की बात करें, जो किनारे वाला जो होता है, जो टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बच्चे, वो मोर विस्कस होता है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोजेल बोलते हैं। तो मीन सिंपल हम बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म के जो लेस विस्कस पोर्शन होगा उसे साइटोसोल बोलते हैं, जो उसका मोर विस्कस पोर्शन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोजेल। जो साइटोसेल होता है वह टुवर्ड्स न्यूक्लियस मौजूद होता है, और जो साइटो जो सोल है वो टुवर्ड न्यूक्लियस मौजूद होता है, और जो साइटोजेल है वो टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होता है। नेक्स्ट बच्चे हम साइक्लोसिस की बात करें तो बच्चे साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ जो है वो सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होती हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट। इन माइक्रोफिलामेंट की वजह कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी की वजह से कुछ स्ट्रीमिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होती हैं, उन मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। और इन्हीं साइक्लोसिस की वजह से, इन्हीं मूवमेंट की वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल कॉन्टेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसके अलावा जो बच्चे ऑर्गेनेलिस जो फ्रीली फ्लोट करते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्रीली फ्लोट कर रही है वो इन्हीं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेनिंग मूवमेंट मतलब साइक्लोसिस के प्रोसेस की वजह से ही वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, वो मूव करती है। एंड दिस इज एन एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। उसके अलावा बच्चे साइटोप्लाज्म एग्जिबिट द एक्टिव स्ट्रेनिंग मूवमेंट अराउंड द इनर सर्फेस ऑफ द सेल। नेक्स्ट बच्चे हम मेटाबॉलिक एंड स्टोरेज रोल ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करें। देखें साइटोप्लाज्म का बच्चे जो है वो एक्ट करती है एज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे बोलते हैं कि बच्चे सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं। तो मेनली जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। उसके अलावा स्टोर हाउस ऑफ द सेल वो भी बच्चे क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब देखें, अब बच्चे जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, जैसे कि हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें, ग्लाइकोलिसिस की बात करें, ग्लाइकोलिसिस मीन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसको पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना। तो बच्चे ये सारे के सारे जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हैं ये कहाँ पे हो रहे होते हैं, ये साइटोसोल के अंदर हो रहे होते हैं। साइटोसोल हम किसे बोलते हैं, लेस विस्कस पोर्शन को बोलते हैं। इसी तरह का बच्चे अगर हम बात करें यूज़फुल कंपाउंड की स्टोरेज की बात करें तो बच्चे वो स्टोरेज के लिए कौन कंसर्न होता है, साइटोजेल। उनका पेरिफेरल पोर्शन जो मोर विस्कस पोर्शन होता है उसका वो कंसर्न होता है, मतलब वो रिलेटेड होता है यूज़फुल कंपाउंड को स्टोर करने के लिए, विच आर यूज्ड इन वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड वेस्ट कंपाउंड विच आर एलिमिनेटेड फ्रॉम सेल टाइम टू टाइम। मेनली मतलब ये होगा कि जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं बच्चे वो एसोसिएटेड हैं साइटोसोल के साथ, साइटोप्लाज्म के लेस विस्कस पार्ट के साथ। और बच्चे जो वेस्ट कंपाउंड्स हैं और जो यूज़फुल कंपाउंड हैं उनकी जो स्टोरेज है उसके लिए कौन कंसर्न है, कौन सा पोर्शन बच्चे, साइटोजेल विच इज़ द मोर विस्कस पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट बच्चे हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे जस्ट यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया जो एब्सेंट होते हैं। कुछ सेल के अंदर एक सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन मौजूद होता है, लेकिन बाद दफ़ा सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो 100 से 1000 तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर। अगर वो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बच्चे भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर वो लेस एक्टिव होगा तो बच्चे फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल भी क्या होगा, उनका नंबर भी क्या होगा, कम होगा। अब बच्चे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनके पास अपना
जीनोमिक मतलब इनके पास जो होता है अपना डीएनए भी मौजूद होता है, इनके पास अपने राइबोसोम 70s के भी होते हैं, इनके अंदर इंजाइम्स भी होते हैं, इनके अंदर बच्चे ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए भी होते हैं, जिसकी वजह से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये खुद डिवाइड होकर अपनी कॉपीज़ बना सकते हैं। और ये कैसे डिवाइड करते हैं? बाय द फिजन। और इनकी माइटोकॉन्ड्रिया इनकी डिवीजन सेल की डिवीजन पर डिपेंड नहीं करती, और इसी वजह से हम इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज भी कहते हैं। बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब बच्चे although in highly specialized cell such as mature red blood cell, बच्चे उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? देखिए, जब मेच्योर रेड ब्लड सेल होते हैं बच्चे वो ए न्यूक्लियड होते हैं, उनके अंदर एक तो न्यूक्लियस भी नहीं होता, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। क्यों? देखिए, एक तो पहली बात ये कि उसके अंदर ऑर्गेनेलिज जितनी कम होंगी तो ऑक्सीजन को कैरी करने की स्पेस क्या होगी? ज़्यादा होगी। देखिए, जितनी ऑर्गेनेलिज कम होंगी तो रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन वो उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा इसकी रीज़न ये हो सकती है, देखिए, अगर रेड ब्लड सेल के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता तो रेड ब्लड सेल ने जितनी भी ऑक्सीजन को कैरी किया होना था तो वो सारी की सारी जो ऑक्सीजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ हो जानी थी। तो अब अगर रेड ब्लड सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जब अब्सेंट होंगे तो फिर जितनी भी ऑक्सीजन को वो कैरी करेगा वो उस सेल के अंदर यूज़ नहीं होगी, बल्कि वो सारी की सारी जो होगी ऑक्सीजन उसको वो कैरी करके लेकर जाएंगे और बच्चे दूसरे सेल तक पहुंचाएंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया रेड ब्लड सेल में होता तो जितनी ऑक्सीजन उन्होंने कैरी की हुई थी वो माइटोकॉन्ड्रिया ही इस्तेमाल कर जाता, तो इस वजह से ये क्या होगा? अब्सेंट होगा, ताकि जो उन्होंने कैरी की हुई है वही आगे जो नेक्स्ट हैं वो दूसरे सेल तक पहुंचाएंगे। बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन माइटोकॉन्ड्रिया को इन 1850 के अंदर फर्स्ट टाइम सीन किया गया था एज अ ग्रैन्यूल मसल सेल के अंदर इन 1850। इनको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। बच्चे, क्यों बोलते हैं हम नेक्स्ट इसकी रीज़न भी देखते हैं। इनको हम कॉन्ड्रियोसोम्स भी बोलते हैं। ये बच्चे These appears as minute granule, vesicle, rodlets, threads or strings depending upon the physiological condition। मतलब इनकी कौन सी शेप होगी, इनकी कौन सी नेचर होगी, इनकी कौन सी फिजियोलॉजिक मतलब इनकी कौन सी मॉर्फोलॉजी होगी, कौन सी इनकी अपीयरेंस होगी, वो डिपेंड करती है फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ द सेल, एंड दे आर सीन टू बी इन कॉन्स्टेंट मोशन इन द लिविंग सेल। नेक्स्ट बच्चे, हम इसके साइज़ की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर अबाउट 0.2 to 1 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड अबाउट 10 माइक्रोमीटर लेंथ। इनके अंदर बच्चे 2 थिन मेम्ब्रेन होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाउंड्री बनाती हैं, और जो दोनों के दोनों जो प्रोटीन होती हैं दोनों के दोनों की जो मेम्ब्रेन होती हैं इनकी कंपोजिशन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलती जुलती है। ये मेनली किससे बनी होती हैं? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल और रॉड शेप स्ट्रक्चर इनका होता है। इनको डबल मेम्ब्रेन ने इनक्लोज किया होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, उसके अंदर उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सीव लाइक होती है, मतलब उसके अंदर सुराख होते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स। अब ये पोरिन्स क्या बची होती है? स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पर लेकर आएंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इनकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होती है? देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनकी जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चे वो अंदर की तरफ जो है वो अंदर की तरफ बच्चे ये मुड़कर क्या बनाती है? इनके अंदर क्रिस्टी बनाती है। तो ये इनकी है इनर मेम्ब्रेन, ये इनकी है आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पर मैंने ये टिक किया, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो अब चूंकि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर बच्चे ये पोरिन्स मौजूद हैं, ये स्पेशल प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो बच्चे ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पर लेकर आ जाती हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। और जो पोरिन्स होती हैं बच्चे दे अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो बच्चे वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो कुछ चीज़ों को इजाज़त देती है, कुछ चीज़ों को इजाज़त नहीं देती। और इनकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर बच्चे हमारे पास क्या बनाती है? क्रिस्टी बनाती है, और उसकी वजह से उसका बच्चे जो है वो सरफेस एरिया माइटोकॉन्ड्रिया का जो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शन वो परफॉर्म होंगे। नेक्स्ट बच्चे बात करें तो इसके अंदर देखें बच्चे, उसके अलावा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चे, इसकी जो इनर सरफेस होती है जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं, उसके अंदर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर भी होते हैं जिन्हें हम F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं। और बच्चे ये एक्ट कर रहे होते हैं एज एन ATP सिंथेज इंजाइम। जब हमने ATP की सिंथेसिस पढ़नी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, जब हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, हाइड्रोजन जो आयन है बच्चे वो इनके जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इससे पंप होकर कहाँ पर जाएंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आएंगे। और जब वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से अगेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आएंगे
बनाएंगे तो ये ATP सिंथेज एंजाइम के थ्रू क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे। उसके अलावा बच्चे ये देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं वो भी कहाँ मौजूद होते हैं, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, मतलब क्रिस्टी के अंदर मौजूद होते हैं। और उसके अलावा बच्चे इनकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाती है, 2 इंटरनल कंपोनेंट बनाती है। देखें अब बच्चे अगर हम बात करें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो उनके दरमियान जो नैरो रीजन होता है हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और सेकंड कंपार्टमेंट बच्चे क्या होता है, उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और उस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को किसने इनक्लोज किया होता है बच्चे, उसको इनक्लोज किया होता है इनर मेम्ब्रेन ने। इसका जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है बच्चे वो जेल लाइक मटेरियल होता है, उसके अंदर स्मॉल सर्कुलर DNA भी होता है, ऑल काइंड्स ऑफ RNA भी होते हैं, इनके अंदर 70s राइबोसोम्स भी होता है और साथ में इनके अंदर एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। और उसके बच्चे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं चूँकि इनके पास अपना इनका ओन जेनेटिक सिस्टम होता है, इस वजह से इनको जो भी प्रोटीन चाहिए तो वो प्रोटीन खुद अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके ये प्रिपेयर कर सकते हैं। इनके फंक्शन की बात करें तो बच्चे मेनली माइटोकॉन्ड्रियल होते हैं, दीज आर द साइज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जहाँ पर ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुराक में मौजूद कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है और वहाँ से निकलने वाली एनर्जी को ATP के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। इनका मेन काम क्या होता है कि शुगर, फैट, ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़कर वहाँ से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना और उसको ATP के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। अब बच्चे इनके अंदर वो सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, मतलब क्रेब्स साइकिल के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं। और बच्चे उसके अलावा इनके अंदर वो प्रोटीन भी मौजूद होती हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए बच्चे क्या बनानी है, ATP बनानी है। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं बच्चे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बच्चे उन फूड को या कम्प्लेक्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़कर वहाँ से एनर्जी निकाली जाती है, उसको ATP में कन्वर्ट किया जाता है। और जितने भी बच्चे ATP एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हम इसे कहते हैं, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होनी है उनके अंदर ATP ही इस्तेमाल होती है। और जब ATP इस्तेमाल होगी तो वो ATP से ADP में कन्वर्ट हो जाएगी। उस ADP को अगेन ATP के अंदर रीजनरेट कहाँ पर किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किया जाता है, जिस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। बच्चे ये एक हमारे पास सेल्फ ऑटोनोमस इसकी एग्जिस्टेंस होती है। सेल्फ ऑटोनोमस इसकी एग्जिस्टेंस क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर अपनी प्रोटीन्स भी होती हैं, अपना DNA भी होता है। तो अपने जो कंपोनेंट की जो भी प्रोटीन है उसको बच्चे ये जो है वो अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके ये प्रिपेयर कर सकती हैं। और इनकी जो डिवीजन होती है वो सेल की डिवीजन पर डिपेंड नहीं करती। और लास्ट बच्चे हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन अंडर कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बच्चे ये बातें सारी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बच्चे दे अपेयर अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दे अपेयर एज वेजिकल रॉड और फिलामेंट्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चे कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकल शो करते हैं और इनका जो नंबर, शेप और इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो वेरी करता है। इनके अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर स्मूथ होती है, इनर जो है वो इनफोल्डिंग बनाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे, उन क्रिस्टी बोलते हैं। और उस इनर मेम्ब्रेन ने जिस चैम्बर को सराउंड किया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। और उन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इनकी मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होती है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है, मतलब वो लिपिड और मेनली प्रोटीन से बनी होती हैं। इनके पास अपना DNA और राइबोसोम्स भी होते हैं। इनके राइबोसोम जो हैं वो 70s के होते हैं। और इनके अलावा बच्चे इनके अंदर जो राइबोसोम और जो DNA मौजूद हैं वो इस बात की इंडिकेशन है कि अपनी प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करती हैं। दीज आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज। बच्चे देखें ये इनकी जो है सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ये सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है ये वाली। और इनके दरमियान जो स्पेस होगी ये वाली से क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और यहाँ पर ये ATP सिंथेज एंजाइम है, ये इनके 70s राइबोसोम्स हैं और ये इनका DNA मौजूद है।